आज हम बात करेंगे 2002 के गुजराती दंगों के बारे में। हमारा मकसद है ऑफिशियल रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज के आधार पर इन घटनाओं का एक तथ्यात्मक अवलोकन पेश करना। तो चलिए देखते हैं कि हम आज क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे इसके संदर्भ और वजह से, फिर दंगों की बात करेंगे, राज्य पर लगे आरोपों को देखेंगे और फिर ऑफिशियल रिस्पांस, कानूनी नतीजे और आखिर में इसकी विरासत और निष्कर्ष पर नजर डालेंगे। तो सबसे पहले इन दंगों को समझने के लिए जरूरी है कि हम उस घटना को देखें जिसने इस पूरी हिंसा को भड़काया। तो बात है 27 फरवरी 2002 की सुबह की। गोधरा स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के एक डिब्बे में, जिसमें हिंदू तीर्थयात्री सफर कर रहे थे, आग लग जाती है। इस हादसे में 59 लोगों की मौत हो गई और यही घटना आगे होने वाले दंगों का सबसे बड़ा यानी तात्कालिक कारण बनी। अब ये आग लगी कैसे, इस पर काफी विवाद हुआ। असल में सरकार ने 2 अलग-अलग जांच कमीशन बिठाए और दोनों बिल्कुल अलग-अलग नतीजों पर पहुंचे। राज्य सरकार के नानावती मेहता आयोग ने कहा कि ये एक सोची समझी साजिश थी, जबकि केंद्र सरकार की बैनर्जी समिति ने इसे एक दुर्घटना माना। गोधरा की घटना के ठीक बाद पूरे गुजरात में हिंसा की आग तेजी से फैलने लगी। गोधरा के बाद जो जवाबी हिंसा शुरू हुई, उसने पूरे गुजरात को अपनी चपेट में ले लिया। ऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक 1000 से ज्यादा लोगों की जान गई। हालांकि कुछ अनौपचारिक अनुमान ये संख्या 2000 तक बताते हैं, और इन पीड़ितों में ज्यादातर मुसलमान थे। सिर्फ मौत का आंकड़ा ही नहीं, इसका इंसानों पर असर कई ज्यादा गहरा था। सोचिए, 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए, हजारों घर और दुकानें तबाह कर दी गईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वोटर लिस्ट का इस्तेमाल करके हमले किए गए। लोगों को न सिर्फ शारीरिक बल्कि ज़हनी तौर पर भी बहुत गहरा सदमा पहुंचा, जिसके लिए कई जगह राहत शिविर भी लगाए गए। हिंसा का सबसे भयानक रूप अहमदाबाद के कुछ इलाकों में देखा गया, खास तौर पर नरोदा पाटिया और गुलबर्ग सोसाइटी में। गुलबर्ग सोसाइटी में तो एक पूर्व संसद सदस्य भी इस हिंसा का शिकार हुए थे। इतनी बड़े पैमाने पर हुई हिंसा के बाद ये सवाल उठना लाजमी था कि राज्य की अथॉरिटीज़ यानी सरकारी तंत्र उस वक्त क्या कर रहा था। इसके बाद जो लोग बच गए थे और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, उन सब ने सरकारी कार्रवाई पर बहुत गंभीर सवाल उठाए। कई रिपोर्ट्स में ये आरोप लगाए गए कि जब हमले हो रहे थे तो पुलिस बस खड़ी देखती रही। चश्मदीदों ने बताया कि पुलिस ने पीड़ितों की मदद करने से साफ इनकार कर दिया, यहाँ तक कि एक कोर्ट भी पुलिस से जोड़ा जाता है, हमें तुम्हें बचाने का कोई ऑर्डर नहीं है। और ये हमले पुलिस थानों के नज़दीक भी हो रहे थे। बात सिर्फ पुलिस की लापरवाही तक नहीं रुकी, आरोप सीधे सीधे राज्य सरकार के बड़े बड़े लोगों पर लगने लगे। उस समय के राज्य गृह मंत्री हरेन पंड्या ने तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने पुलिस को हिंदू प्रतिक्रिया में दखल न देने के निर्देश दिए के। और ऐसा ही एक आरोप एक सीनियर पुलिस ऑफिसर संजीव भट्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा देकर लगाया। उनका दावा था कि उन्होंने मुख्यमंत्री को कथित तौर पर पुलिस से ये कहते सुना कि हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ अपना गुस्सा निकालने दिया जाए। तो इन आरोपों के बीच सरकार का ऑफिशियल रिस्पॉन्स क्या था और इस मामले में क्या क्या जांच हुई, अब उस पर नजर डालते हैं। ऑफिशियल रिस्पांस की बात करें तो राज्य सरकार ने सेना बुलाई और कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया। लेकिन आलोचकों का कहना है कि ये कदम बहुत देरी से उठाए गए और तब तक काफी नुकसान हो चुका था। पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई बहुत लंबी चली, इतनी लंबी कि आखिर में इसमें देश के सुप्रीम कोर्ट को भी दखल देना पड़ा। तो न्याय का सफर कैसा रहा? देखिए, शुरुआती जांच पर जब चिंता जताई गई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसमें दखल दिया। फिर कोर्ट ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT बनाई, जिसे 9 बड़े केसेस की दोबारा जांच करने का काम सौंपा गया। SIT ने अपनी जांच पूरी की, खासकर उन आरोपों पर जिनमें एक बड़ी सरकारी साजिश की बात की गई थी। आखिर में दंगों से जुड़े मामलों में सैकड़ों लोगों को सजा हुई। सबसे ज्यादा चर्चित केसों में से एक था बिल्किस बानो का केस। वो उस वक्त गर्भवती थी और उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, जबकि उनके परिवार के 14 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 11 लोगों को दोषी पाया गया और उम्र कैद की सजा हुई। लेकिन 2022 में गुजरात सरकार ने उन सभी 11 दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया, जिस पर देश भर में काफी विवाद हुआ।
तो चलिए अब आखिर में देखते हैं कि इन घटनाओं का लंबे समय तक क्या असर रहा, यानी इनकी विरासत क्या रही। इन दंगों ने समाज के ताने बाने पर बहुत गहरे जख्म छोड़े हैं। इससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और भी बढ़ गया और साथ ही राज्य की जवाबदेही और अल्पसंख्यक अधिकारों पर एक राष्ट्रीय बहस छिड़ गई। आज 2 दशक से ज्यादा बीत जाने के बाद भी ये दंगे आधुनिक भारतीय इतिहास का एक दर्दनाक अध्याय हैं, जो अपने पीछे सदमे और इंसाफ से जुड़े कई अनसुलझे सवाल छोड़ गए हैं। और इसीलिए गुजरात की ये घटनाएं एक शक्तिशाली केस स्टडी की तरह हैं। ये हमें लगातार इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि नागरिक अधिकारों को बचाना और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना कितना जरूरी है। ऐसी घटनाओं से क्या सबक सीखे जा सकते हैं, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए।